500 रुपया प्रति महीना इन्वेस्ट कीजिए और पाइए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस। अभी लीजिए सबसे सस्ता टर्म इंश्योरेंस और अभी सिक्योर कीजिए अपनी फैमिली को। ऐसा ही टीवी पर ऐड आती होगी ना, और आपको पूरी तरह से अट्रैक्ट करती होगी। आज के कंपटीशन के ज़माने में सारी कंपनीज का यही टारगेट है कि हम कस्टमर्स को सबसे सस्ता दें और उनको अट्रैक्ट करें और हमारा मार्केट बना रहे। तो क्या ऐसे टर्म इंश्योरेंस पर ट्रस्ट किया जा सकता है? आज मैं जितनी भी कंपनी से जो आपको सस्ते टर्म इंश्योरेंस को ऑफर करती है उसके सारे सीक्रेट्स को रिवील करने वाला हूँ। जी हाँ, विद द प्रूफ, उसके सबूत के साथ। प्लीज़ 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 इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज स्मित ठक्कर, आई एम योर फाइनेंशियल आर्किटेक्ट। लेट्स बिगिन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक चीज़ मांगी थी। मैंने बोला था कि फ्रेंड्स, आई एम अ न्यू यूट्यूबर, सो आई नीड योर सपोर्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच। आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारा सपोर्ट दिया, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर देखना पसंद हो, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड उसके साथ वो बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहले स्टार्टिंग में आइए एक सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं कि एक एड थी जो बहुत वायरल हुई थी कि 500 रुपया प्रति महीना भरिए और 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लीजिए। एक वेबसाइट थी जो आपको ये ऑफर कर रही थी कि 500 रुपीज़ में आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। तो एक सिंपल सा हम कैलकुलेशन करते हैं। चलो मान लेते हैं कि एक 30 साल का बंदा है, ये वो प्लानिंग करवाता है ऑनलाइन, वो ये पॉलिसी परचेस करता है। अभी एवरेज अगर किसी भी पर्सन की हम एज को कैलकुलेट करें कि एवरेज वो कितना जिंदा रहता है पर्सन, तो उसकी 70 to 75 ईयर्स की एज तक वो एवरेज जिंदा रहता है। लेकिन हम उसकी एक्सपेक्टेड एज रखते हैं 80 ईयर्स, 80 साल। अभी चलो मान लेते हैं कि 30 साल का बंदा वो इन्वेस्ट करता है पर महीना 500 रुपया, तो 1 साल का हुआ 6000 रुपया और वो 30 साल से लेकर भरेगा 80 साल तक, मतलब कि वो 50 साल तक ये प्रीमियम भरने वाला है। अभी अगर हम माने तो 1 साल का वो भरता है 6000 रुपया प्रति महीना 500 के लेके, और वो 50 साल में भरेगा 3 लाख रुपया। और ये 50 साल में कंपनी आपको बोलती है कि हम आपको ये 1 करोड़ रुपया देंगे। सबसे पहली चीज़ कि ये पॉसिबल कैसे है कि 3 लाख के सामने ऐसी तो कंपनी कैसे लॉस करेगी, वो 1 करोड़ देगी। दूसरी चीज़ कि वो जो 3 लाख पे कर रहा है 50 साल में, वो ऐसे नहीं कि इकट्ठा 3 लाख पहले ही दे रहा है। वो 500 के हफ्ते में वो उसको पार्टीशन में दे रहा है और कंपनी उसके सामने बोल रही है कि हम आपको 1 करोड़ इकट्ठा दे देंगे। सबसे पहली चीज़ ये सोचने की। दूसरी चीज़ ये सोचने की 80 साल तक जिंदा रहेगा तभी वो 3 लाख भर पाएगा ना। अगर ऐसा हुआ कि वो 50 साल या तो 60 साल में अगर कुछ हो जाता है उस पर्सन को, तो उसने पूरे 3 लाख भी पे नहीं किए और उसके सामने कंपनी उसको दे देगी 1 करोड़ रुपया। ये चीज़ आप सबसे पहले तो ध्यान में लीजिए। चलो भाई, पहले ये तो पता चल गया। अभी हम डिटेल में ये जानेंगे कि ये जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज है वो वर्क कैसे करती है और सस्ते टर्म इंश्योरेंस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका कहाँ पे क्या रिस्क रहता है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे। लेट्स गो। फ्रेंड्स, जैसे कि हम अभी टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जब भी आप टर्म इंश्योरेंस परचेस करते हो मार्केट में से, तो सबसे पहले आपको मिलता है एक पॉलिसी बॉन्ड। ये जो पॉलिसी बॉन्ड रहती है उसके अंदर सारी उसकी टर्म्स, कंडीशंस और डिटेल्स लिखी हुई रहती है। लेकिन जनरली हम लोग वो बॉन्ड्स को नहीं पढ़ते कभी, बिकॉज इतने छोटे अक्षरों और इतना सारा पढ़े भी कौन, बहुत बोरिंग लगता है। लेकिन मैंने वो सारे बॉन्ड्स की स्टडी की है और उसके बेस पे मैंने एक प्रेजेंटेशन रेडी किया है। प्लीज इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा। यहां पे हम बात करें टर्म इंश्योरेंस के बारे में, तो ये जितनी भी प्राइवेट टर्म इंश्योरेंस कंपनीज है उसमें अगर कोई बंदा जिसकी उम्र है 30 साल और उसको 10 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना है, तो उसका प्रीमियम आएगा तकरीबन 80,000 रुपया सालाना। मतलब कि वो 80,000 में उसको मिलेगा 10 करोड़ का लाइफ कवर। अभी सबसे पहली बात कि इतने कम प्रीमियम अमाउंट में कंपनी आपको दे रही है 10 करोड़ रुपए का कवर। वो कैसे दे रही है, चलो वो जान लेते हैं। तो किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है। वो 3 चीजें क्या है? सबसे पहले रहता है कंपनी का एक्सपेंसेस, दूसरा रहता है कंपनी का इन्वेस्टमेंट इनकम और तीसरा बनता है कंपनी का मॉर्टेलिटी रेट। अभी ये तीनों क्या है, आइए ये जानते हैं। सबसे पहली बात करते हैं एक्सपेंस के बारे में। एक्सपेंस जो है वो सारी प्राइवेट कंपनीज को मिला के उसका एवरेज बनता है 13.5%। मतलब कि अगर कंपनी अगर किसी भी तरह से 100 रुपीज का इनकम जनरेट करते, मतलब कि 100 रुपया अगर कमाती है कंपनी, तो उसका 13.5 रुपए का उसका उसमें से खर्चा रहता है। जिसके सामने अगर हम उसकी इनकम की बात करें, मतलब कि कंपनी का इनकम, तो अगर कंपनी
₹100 इन्वेस्ट करती है तो सारी प्राइवेट कंपनीज को मिला के सारी कंपनीज का जो एवरेज बनता है उसकी एवरेज इनकम है 5.37%। मतलब कि अगर ₹100 कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो उसके सामने उसकी इनकम एडिशनल होगी ₹5.37। मतलब कि यहाँ पे प्रूव क्या हुआ कि ये जो सारी कंपनीज है उसके खर्चे ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, पर फिर भी कंपनीज आपको इतना सस्ता टर्म इंश्योरेंस ऑफर कर रही है, क्यों? तो आइए चलो जानते हैं कि जो सबसे बड़ा घोटाला होता है वो होता है यहाँ पे मोर्टालिटी रेट में। अभी आप पूछोगे मोर्टालिटी रेट क्या? तो मोर्टालिटी रेट मतलब नंबर ऑफ क्लेम्स और ड्यूरेशन ऑफ क्लेम्स। मतलब कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, एक पर्टिकुलर टाइम जोन में कितने क्लेम्स आते हैं। सो अभी ये मोर्टालिटी रेट के नाम पे हमारे साथ क्या क्या होता है हम ये जानते हैं। सो सबसे पहली चीज कि पॉलिसी बॉन्ड। अगर आपको कि कोई भी कंपनी के टर्म इंश्योरेंस के बारे में स्टडी करनी है प्राइवेट कंपनी के, तो सबसे पहले आपको उसका पॉलिसी बॉन्ड परचेस करना पड़ेगा। मतलब कि आपको उसकी पॉलिसी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपके पास पॉलिसी बॉन्ड आएगा और उसके बाद आप उसकी स्टडी कर पाओगे। मतलब कि सबसे पहले आपको परचेस करना है, फिर ही आप उसके बारे में जान सकते हो। चलो ये तो मान लेते। अभी दूसरा हमें आगे जाके मिलता है कि चलो हमने इन्वेस्ट भी कर दिया, हमारे पास पॉलिसी बॉन्ड भी आ गया। अभी हम जब स्टडी करने बैठेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सबसे बड़ा एक एक्सक्लूजन्स करके पूरा एक वहां पे अंदर उसका पार्ट होगा। एक्सक्लूजन्स मतलब कि वैसी कंडीशन जिसमें कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। तो अभी वो कौन से एक्सक्लूजन्स होते हैं वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सबसे पहले एक्ट ऑफ गॉड। अभी किसी भी तरह से एक्ट ऑफ गॉड कंडीशन आती है, मतलब कि किधर फ्लड आ गया, किधर अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आ गया, ये जो सारी चीजें वो है एक्ट ऑफ गॉड। अगर उसके अंदर किसी भी पर्सन की डेथ होती है तो कंपनी पैसा देगी नहीं। अगर किसी भी तरह का वॉर हो जाता है तो कंपनी पैसा नहीं देगी। द पेशेंट शुड सर्वाइव एटलीस्ट 30 days आफ्टर द डायग्नोसिस। मतलब कि डायग्नोसिस होने के बाद पेशेंट जो 30 दिन तक कंपलसरी जिंदा रहना चाहिए। अभी ये जरूरी थोड़ी है कि पेशेंट वो जिंदा ही रहे। इफ द डेथ अकर आफ्टर 180 days फ्रॉम द एक्सीडेंट वी विल नॉट पे एनी क्लेम। मतलब कि अगर एक्सीडेंट होता है और 180 दिन के बाद पेशेंट की डेथ होती है तो कंपनी पैसा नहीं देगी। क्यों भाई? अगर एक्सीडेंट हुआ और 180 दिन तक पेशेंट कोमा में रहा और उसके बाद अगर डेथ हुई तो, बट कंपनी पैसे नहीं देगी। एंड मैनी मोर। अभी आप बोलोगे कि भैया आप ये सब तो अपने खुद के हिसाब से लिखा हुआ बता रहे हो, अभी प्रूफ दिखाइए। सो इफ यू रियली वांट प्रूफ देन लेट्स गो। दिस इज द टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बॉन्ड विद द पेज नंबर ऑफ 10 and 11। पेज नंबर के साथ मैंने दिया हुआ है। ये सारे उसके एक्सक्लूजन्स है। आगे जाते हैं। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस पेज नंबर 2 एक्सक्लूजन्स। पूरा भर भर के आपको एक्सक्लूजन्स दिया हुआ। मतलब कि ये सारी कंडीशंस में कोई भी कंपनी आपको पैसा देगी नहीं। ये है HDFC लाइफ पेज नंबर 33। चलो एक आध पढ़ भी लेते हैं। ये वाला पढ़ते हैं। वी विल नॉट पे एनी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट इफ डेथ अकर आफ्टर 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट। मतलब कि 180 दिन के बाद अगर डेथ होती है तो हम डेथ बेनिफिट नहीं देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ एनी ऑफ द क्रिटिकल इलनेस कंडीशंस वेयर द डेथ अकर विद इन द 30 days ऑफ द डायग्नोसिस। मतलब कि इन्होंने तो पूरा क्रिटिकल इलनेस जो भी बीमारी है उसका लिस्ट दिया हो कि अगर एक बीमारी होती है और डायग्नोसिस के बाद 30 दिन के अंदर अगर डेथ होती है तो हम पैसा नहीं देंगे। अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेने का मतलब ही ये है कि अगर नेचुरली या तो एक्सीडेंटली डेथ होती है तो फैमिली को पैसा मिले, लेकिन यहाँ पे वो बीमारी में भी उसके एक्सक्लूजन लेके आते हैं। आगे देखते हैं। कोटक महिंद्रा, उसमें भी भर के आपको एक्सक्लूजन्स मिलेंगे। चलो मान लेते हैं कि कोई भी एक पढ़ते हैं। यहाँ पे ये पढ़ते हैं इंजरीज रिजल्टिंग फ्रॉम वॉर, इन्वेंशन, एक्ट ऑफ फॉरेन एनिमी, हॉस्टिलिटीज, आर्म्ड एंड अनआर्म्ड ट्रूस, सिविल वॉर, रिबेलियन, रिवॉल्यूशन। मतलब कि किसी भी तरह का अगर वॉर सिचुएशन होता है या तो टेररिस्ट अटैक होता है, कुछ भी होता है, तो भी कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। सो मतलब कि उन्होंने हर एक जगह से आपको ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया थ्रू द एक्सक्लूजन्स कि कहां पे हम ऐसा पॉइंट डालें कि हम आपको क्लेम ना दें। आगे बढ़ते हैं। ये है बजाज लाइफ जिसका है पेज नंबर 7, जहां पे आपको पूरा एक पेज भर के आपको एक्सक्लूजन्स मिलेंगे। शांति से पढ़ते जाओ और पॉइंट्स जानते ही जाओ कि भाई कहां पे आपको क्लेम नहीं मिलेगा। मैक्स लाइफ पेज नंबर 14, द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूडेड। मतलब कि उन्होंने तो पूरी बीमारी का लिस्ट दे दिया है कि जहां पे आपको क्लेम नहीं मिलने वाला। मतलब कि ये सारी कंपनीज में आपको क्लेम, सॉरी कंपनीज नहीं, ये सारी बीमारियों में आपको क्लेम नहीं मिलने वाला।
सो अभी ये सब जानने के बाद अभी भी आपको ट्रस्ट है ज्यादा ये सस्ते टर्म इंश्योरेंस पे, तो सबसे डेंजर लॉ जो उसमें रहता है क्लॉ है वो है फोर्स मेजर क्लॉ। मतलब कि ये लॉ अगर कंपनी के अंदर है वो आपके पॉलिसी बॉन्ड में, मतलब समझ जाओ कि भाई आपके बाद आपकी फैमिली वाले को कंपनी के धक्के ही खाने हैं। सो ये लॉ क्या कहता है वो चलो जान लेते हैं। लॉ के अंडर में क्लियरली दिखा हुआ है कि अगर कोई भी सिचुएशन में कल उठ के कोई गवर्नमेंट चेंज आता है, कंपनी लॉस में चली जाती है या ऐसी पोजीशन आ जाती है कि अभी कंपनी के पास फंड अवेलेबल नहीं है, तो वो किसी भी टाइम आपकी क्लेम अमाउंट को कैंसिल कर सकता है। कभी आपकी मैच्योरिटी कंपनी कैंसिल कर सकती है, कभी भी आपका प्रीमियम बढ़ा सकती है और कभी भी आपकी पॉलिसी ही कैंसिल कर सकती है। मतलब कि हम जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसमें हम सारी अथॉरिटी कंपनी को दे ही देते हैं। इसके भी बारे में हम थोड़े बहुत प्रूफ जान लेते हैं। टाटा AIA पेज नंबर 9 फोर्स से मेजर क्लॉ, कोटक महिंद्रा पेज नंबर 32 फोर्स से मेजर क्लॉ। चलो थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। If our performance or any of our applications are in any way prevented or hindered as a consequences of act of God or state, strike, lockout legislation or restrictions by any government or any other authority or any other circumstances beyond our anticipation or control, the performance of this policy shall be wholly or partially suspended during the continuance of such force majeure with the prior approval of IRDAI। मतलब कि अगर किसी भी तरह का वॉर या ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो कंपनी कभी भी आपकी पॉलिसी में कोई भी चेंजेस कर सकती है या तो आपकी पूरी पॉलिसी कैंसिल कर सकती है। HDFC लाइफ 34-35, यहाँ पे फोर्स मेजर क्लॉ को अलग से दिखाया हुआ है। यहाँ पे उस लॉ को उन्होंने वर्डिंग से यहाँ पे दिखाया हुआ है कि मॉडिफिकेशन, अमेंडमेंट, रीएंटमेंट और टू द इंश्योरेंस लॉज एंड रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, क्लैरिफिकेशंस, सर्कुलेशंस एक्सेट्रा देयर अंडर। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली क्या लिखा हुआ ये ध्यान से पढ़ेगा। वी रिजर्व द राइट टू चेंज एनी ऑफ दिस पॉलिसीज प्रोविजंस, टर्म्स एंड कंडीशंस इन अकॉर्डेंस विद द चेंजेस इन एप्लीकेबल regulations or law, or if it becomes impossible or impractical to enact the provision, terms and conditions। मतलब कि यहाँ पे वो क्लियरली बोल रहा है कि we reserve the right to change any of the policy provision। मतलब कि उनको वो पूरा राइट आपसे ले रहे कि वो कभी भी आपकी पॉलिसी में चेंज कर सकते हैं। सो अभी आप बोलोगे कि भैया ये HDFC है, ICICI, ये सारी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये कंपनी भले ही फोर्स मेजर लॉ लगा रही है लेकिन उसके अंडर में वो कंपनी आ ही नहीं सकती बिकॉज कंपनी इतनी वेल नोन है, यहाँ पे वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलो मान लेते कि अगर ये कंपनी के पास इतना सारा पैसा है और वो इतनी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी ही है, तो अगर उसको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली तो उसको ये क्लॉ लगाने की जरूरत पड़ी क्यों? सिंपल, अगर आप LIC में जाओगे तो LIC के पूरे पॉलिसी बॉन्ड में किधर भी ना तो आपको एक भी एक्सक्लूजन मिलेगा, ना तो आपको भी एक भी फोर्स मेजर क्लॉ मिलेगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि चलो ये सब मान लिया, अभी कोई अच्छा वाला प्रूफ दिखाओ। सो अभी मैं जो आपको प्रूफ दिखाऊंगा वो इसका सबसे डार्केस्ट सीक्रेट को रिवील करेगा प्राइवेट टर्म इंश्योरेंस का। वो क्या प्रूफ है आइए जानते हैं। सो ये जो है एक पेपर में आर्टिकल आया है, ये आर्टिकल मेरा तो है ही नहीं, ये पेपर का आर्टिकल है। सो अभी इस पे तो आपको ट्रस्ट आएगा ही आएगा। ये जो आर्टिकल है वो पूरा गुजराती में है, लेकिन मैं आपको पूरा इसका हिंदी में कन्वर्ट करके बोलूंगा, सो डोंट वरी। तो इसका मेन हेडलाइन ये है कि क्लेम सेटल करवामा खानगी वीमा कंपनीओना दांदिया। मतलब कि क्लेम सेटल करने में जब भी बात आती है प्राइवेट कंपनीज के, हर बार वो किसी ना किसी तरह से सबको परेशान ही करते हैं। और यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे सब लाइन में क्या लिखा हुआ है मैं आपको हिंदी में बता देता हूं कि ये जो कंपनीज है उन्होंने कमिटी बनाई हुई है जिसका यही काम है कि बड़े बड़े क्लेम्स को रिजेक्ट करना है। मतलब कि ये कंपनी का काम क्या है, चलो मान लेते कि मैं और आप इस कंपनी के इस कमेटी के मेंबर है जो क्लेम रिजेक्ट करती है। अभी कंपनी के पास एक क्लेम आता है, 50 लाख का केस आता है, जो क्लेम है डेथ क्लेम है। अभी हम दोनों का काम ये है उस कमेटी में कि हमें फाइंड आउट करना है कि हम ऐसा कौन सा रीजन निकाले जिससे कंपनी का क्लेम रिजेक्ट हो जाए। और हमने वो पॉइंट निकाल भी लिया और कंपनी ने उस पर्सन का क्लेम रिजेक्ट भी कर दिया। तो हमने कंपनी के 50 लाख बचाए तो कंपनी हमें उसका 2% दे देगी, 2% दे देगी। अभी यहाँ पे भी क्लियरली लिखा है,
यहाँ पे एक केस स्टडी दी हुई है कि कंपनी कैसे परेशान करते है उसके पॉलिसी होल्डर्स को। एक बंदे ने टर्म इंश्योरेंस परचेस किया, उस टाइम पे जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते, उस एप्लीकेशन फॉर्म में उस कंपनी का जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसमें एक पार्ट था जहां पे उसको मेंशन करना था कि उसकी हॉबीज क्या है। उसमें उसकी हॉबीज उसने लिखी थी कि सिंगिंग एंड लिसनिंग म्यूजिक, ये उसकी हॉबीज थी, और रीडिंग, ये 3 उसकी हॉबीज थी। अभी बंदा गया ट्रैकिंग पे और ट्रैकिंग पे जाके वहां पे गिरने से उसकी डेथ हो गई, तो कंपनी ने उसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उन्होंने रीजन ये बताया कि जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे तब उसने हॉबीज में ट्रैकिंग नहीं दिखाया था, इसलिए ट्रैकिंग की वजह से उनकी डेथ होने की वजह से हम उसको क्लेम नहीं देंगे। किसी भी कंपनी के पास ऐसी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि वो किसी भी तरह से क्लाइंट की इस तरह की डेथ क्लेम को आप रिजेक्ट करें। अगर किसी क्लाइंट ने फ्रॉड किया है, अगर किसी भी तरह का उसने इंफॉर्मेशन दिया है, उसमें उसने कोई किसी तरह का आपको छुपाया है या किसी भी तरह का फ्रॉड दिया हुआ है, तब कंपनी के पास पूरा अथॉरिटी है कि वो कभी भी क्लाइंट का क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन जब क्लाइंट एक टर्म इंश्योरेंस लेता है तो उसका एक मेडिकल चेकअप होता है, उसके बेस पे जब भी कंपनी उसको देती है तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कंपनी उसको पूरे का पूरा क्लेम दे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अभी पता चल गया होगा कि आपको इन सारी कंपनीज में कितने हद तक ट्रस्ट करना है। देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन कंपनी से, मुझे प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज़ से है कि जब कस्टमर को उसके हक का नहीं मिलता। और बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे भी जो इस फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार हुए। सो एज एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं आपको मार्केट में जो भी फाइनेंशियली फ्रॉड हो रहा है उसके रिलेटेड जानकारी दूँ। सो इसमें ना तो मेरा कोई मतलब है, ना तो मुझे किसी भी कंपनी से प्रॉब्लम है। अगर क्लाइंट को उसके जो भी हक का है वो मिलना शुरू हो जाएगा तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने या तो आपकी फैमिली ने कभी भी इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड को फील किया तो उसका शिकार हुए, सो प्लीज़ मुझे उसके रिलेटेड मेल कीजिए। मेरा ईमेल आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आई विल मेक श्योर कि मेरे तरफ से जितना हो सकेगा वो मैं आपको कांटेक्ट करके आपको वो सॉल्यूशन ला के दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि आपके जैसे बहुत सारे लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर आपको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और उसके साथ वो बेल आइकन अगर आप दबाओगे तो मैं जैसे ही ऐसे नए नए वीडियोस लाता रहूँगा तो आपको उसके रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।